Hello and welcome students to Paragon classes। आज हम अपने चैप्टर वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बच्चों को सिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा लॉ जो है वो आपको सिखाते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स का ही। बस ये लॉ जो है आपको ज्योमेट्रिकली सीखना है, एक नॉलेज बेस्ड चीज है और बहुत छोटी सी कॉमन सेंस वाली बात है। और जिन बच्चों ने ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ सीख लिया है उनके लिए बहुत ही आसान 2-4 मिनट का काम है, बल्कि जिन्होंने ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीख लिया है उनके लिए इस लॉ के अलावा जो सब्ट्रैक्शन सिखाया जाएगा वो भी बहुत ही आसान है। तो पहले मैं एडिशन से जुड़ा हुआ वो आखिरी कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। उसके लिए हम यहां पर एक वेक्टर बना रहे हैं। ये हम एक वेक्टर बनाएंगे, स्केल से बनाना है आपको, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे। ये वेक्टर आपने A to B बना दिया है और इसका नाम हम रख देते हैं, लेट अस सपोज P रख देते हैं। चलिए, अब हम एक और वेक्टर बना रहे हैं और वो वेक्टर सेम ऑर्डर का बना रहे हैं। बच्चों को ये बात बता दी है कि सेम ऑर्डर का वेक्टर मतलब होता है जहां पहला वेक्टर खत्म होता है वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू हो, और इन दोनों का रिजल्टेंट आप ट्रायंगल लॉ से निकालना जानते हो। ये वेक्टर आपने B से C तक बना दिया और इसका नाम भी रख देते हैं, चलो Q। लेकिन अगर आपके पास ऐसे एक वेक्टर यहां से और बना दिया जाए, ये ऐसे बना दिया D तक, और उसके बाद एक वेक्टर और बना दिया जाए, ये सारे वेक्टर्स सेम ऑर्डर में बनाए जा रहे हैं E तक। अभी तक आपने रिजल्टेंट निकालना सीखा है सिर्फ दो वेक्टर्स का, एक ट्रायंगल लॉ और एक पैरेललोग्राम लॉ से, ज्योमेट्रिकली भी और मैथमेटिकली यानी एनालिटिकली भी, फॉर्मूले से। और फॉर्मूला दोनों का सेम ही आया था, सिर्फ डायग्राम यानी ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा डिफरेंस था। लेकिन यहां एक सिचुएशन में आपको दो से ज्यादा वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना सिखाया जा रहा है। तो पहले मैं लॉ का नाम नहीं बता रहा हूं, पहले मैं आपको लॉ या ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि अगर आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये A से B तक बना जिसका नाम आपने P रख दिया, फिर B से C तक एक वेक्टर बना जिसका नाम आपने Q रख दिया, इसका नाम मैं S रख रहा हूं जानबूझकर, क्योंकि मैं P और Q के बाद R आता है, लेकिन R से हम रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो बच्चों को कंफ्यूजन ना हो जाए, और फिर रिजल्टेंट के लिए हमें कोई और सिंबल लेना पड़ेगा अगर हमने इसे R ले लिया तो। इसलिए मैंने यहाँ P Q S, ऐसे ही इसका नाम भी मैं रख देता हूं T। ऐसे आप कितने भी वेक्टर ऐसे बनाते जाओ, मैंने 4 बना लिए हैं, जस्ट एक एग्जांपल ले लिया है, आप 5-6 कितने भी बना सकते हो।
जब आप ऐसे वेक्टर्स बना लोगे जो सेम ऑर्डर में होंगे, जैसा कि यहाँ है ए से बी तक, फिर बी से सी तक, फिर सी से डी तक, डी से ई तक, एंड सो ऑन भी बनाते जाओगे, और आपसे कहा जाएगा आपको उनका रिजल्टेंट निकालना है सबका, यानी ये भी कहा जा सकता है इन सबको ऐड करो। और मैंने कहा भले ही जाए इन सबको ऐड करो, लेकिन आपको इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो आपने क्या करना है, आपने ए पॉइंट से रिजल्टेंट के लिए ए पॉइंट से एक वेक्टर बनाना है, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पॉइंट से जहां से पहला वेक्टर बना था, और कहां तक बनाना है उसको, बिल्कुल एंडिंग पॉइंट तक जहां आखिरी वेक्टर खत्म होता है। ये जो वेक्टर बना है रेड कलर से, ये वेक्टर कहलाएगा इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट, जिसे बुक की भाषा में एडिशन बोल देते हैं, लेकिन असल में ये इनका सम या एडिशन नहीं है, बताया था ये इनका रिजल्टेंट है। और क्यों है ये इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट, बिकॉज इस अकेले वेक्टर ने, देख रहे हैं आर ने वही काम कर दिया है जो ये सारे वेक्टर्स मिलकर कर रहे थे। क्या कर रहे थे, किसी ऑब्जेक्ट को ए से बी तक पहुंचाना, फिर बी से सी तक पहुंचाना, फिर सी से डी तक पहुंचाना, और डी से ई तक पहुंचाना। इन सारे वेक्टर्स ने ऑब्जेक्ट को ए से ई तक पहुंचाया था, तो इस अकेले वेक्टर ने भी एक ही बारी में ऑब्जेक्ट को ए से ई तक पहुंचा दिया। तो ये जो आर वेक्टर है, अगर मैथमेटिकली लिखा दिखाते हैं तो ऐसा दिखाते हैं कि आर वेक्टर is the sum of P, Q, S और T, इन सारे वेक्टर्स का सम है। लेकिन इस एडिशन का कोई मीनिंग नहीं होता है, असल में R जो है वो रिजल्टेंट है ऑफ P, Q, S एंड T, इन सारे चारों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। अब इस लॉ का नाम क्या है, क्योंकि दो वेक्टर्स को आपने ऐड किया था पहले और वो सेम ऑर्डर में थे, तो उनका रिजल्टेंट जब निकाला तो उस लॉ का नाम रखा ट्रायंगल लॉ। फिर आपने ऐसे दो वेक्टर्स बनाए थे जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे थे, ऐसे, तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए आपने पैरेललोग्राम कंप्लीट करके फिर उसका डायगोनल पता लगाया था। तो इसलिए इसका नाम था, इस डायगोनल से रिजल्टेंट आया था, इसका नाम था पैरेललोग्राम लॉ। लेकिन अब आपका ये डायग्राम है, देख रहे हैं बच्चे, ये डायग्राम आया है ये ना ट्रायंगल है ना पैरेललोग्राम। अब ट्रायंगल दो साइड का फिगर, तीन साइड का फिगर होता है, जिसमें दो साइड तो वेक्टर्स जो P और Q हैं और तीसरा साइड रिजल्टेंट होता है। पैरेललोग्राम में चार साइड होते हैं जिसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। किसी भी फोर साइडेड फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, तो पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल की कैटेगरी में आ गया। लेकिन आप इस डायग्राम को देखो, इसमें कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, तो इसको पेंटागन कहा जा सकता है। लेकिन मैंने बताया ऐसे यहां पर हमने चार वेक्टर्स का एग्जाम्पल लिया है, इसके बाद एक और वेक्टर भी बना सकते थे, फिर एक और वेक्टर भी बना सकते थे। आप कितने वेक्टर बना सकते हो, और रिजल्टेंट के लिए आपको सबसे स्टार्टिंग पॉइंट से सबसे आखिरी पॉइंट तक वेक्टर बना देना है। इस R को मेजर करोगे तो इन सब का रिजल्टेंट कहलाएगा वो।
तो ऐसे कितने भी साइड बन सकते हैं, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। ये बच्चों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो अब समझ लें। जैसे 4 साइडेड के लिए फिगर के लिए क्वाड्रिलेटरल यूज किया जाता है, 5 साइडेड फिगर के लिए पेंटागन यूज किया जाता है, 6 साइडेड फिगर के लिए हेक्सागन यूज किया जाता है। ऐसे सबके लिए 10 साइडेड फिगर के लिए डेकागन यूज किया जाता है। तो सबके ऑक्टागन, सेप्टागन ऐसे। तो ये गन जो है GON आगे सबके लगा हुआ है, देख रहे हैं, पेंटागन, हेक्सागन, डेकागन। इसके लिए एक वर्ड अकेला यूज कर लिया जाता है, पॉलीगन। ये लिखा हुआ है और सीधा लिखना पड़ता है अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स। अब आप सबके नाम तो याद नहीं कर सकते, मान लो 50 वेक्टर हैं, तो 50 वेक्टर बनने के बाद जो उससे पूरा पॉलीगन बनेगा या जो भी गन बनेगा उसका नाम याद ना रखने पड़े, इसलिए सबको कलेक्टिवली, इन सबको, पेंटागन को भी, हेक्सागन को भी, डेकागन को भी और हर गन को पॉलीगन बोल देते हैं। तो आप पेंटागन को ऐसा भी बोल सकते हो, पॉलीगन हैविंग 5 साइड्स इज कॉल्ड पेंटागन, अ पॉलीगन हैविंग 6 साइड्स इज कॉल्ड हेक्सागन, अ पॉलीगन हैविंग 10 साइड्स इज कॉल्ड डेकागन। तो इसलिए क्योंकि इन सारे वेक्टर्स को ऐड करके या इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल के आपको एक पॉलीगन मिलता है। और पॉलीगन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें यहां पर तो पता है 4 वेक्टर हैं और 5वां वेक्टर उनका रिजल्टेंट है, पॉलीगन बन गया, पेंटागन बन गया। लेकिन जनरली आपको 4, 5, 6 कितने भी वेक्टर जोड़ने पड़े तो वो पॉलीगन बनेगा। तो इसलिए इस लॉ को एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, जो मैं दिखाता हूं आपको क्या नाम है वो। तो ये है उसका नाम, लॉ का। क्या कहा जाता है लॉ को? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब आपके पास लॉ सामने लिखा है और इस लॉ को एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि पॉलीगन लॉ क्या होता है। आपने ये जो है एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया और इसी का नाम पॉलीगन लॉ है कि अगर आपके पास एक वेक्टर बना है, फिर उसके बाद वहीं से सेकेंड वेक्टर बना है जहां वो खत्म होता है, सेकेंड वेक्टर के बाद थर्ड वेक्टर बना है, फोर्थ वेक्टर बना है, ऐसे कितने भी वेक्टर्स बन जाएं, उन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट वेक्टर के फिनिशिंग पॉइंट तक एक एरो बनाने से मिल जाएगा। यह है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इसका स्टेटमेंट अगर बताना हो तो आप ऐसे बताएंगे, इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि यहाँ डिसाइडेड नहीं है, यहाँ आपने 4 लिए हैं, आप 40 भी ले सकते हो। इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर। हिंदी में मतलब समझते जाएं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, मतलब बहुत सारे वेक्टर्स हैं, और वो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं? पॉलीगन की साइड से। ये पहली साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, चौथी साइड, ऐसे और भी बहुत साइड्स हो सकती हैं। और पॉलीगन की साइड से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं टेकन इन सेम ऑर्डर। ऑर्डर वाली बात मैंने बच्चों को बताई थी। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जहां पहला वेक्टर खत्म होता है वहीं से दूसरा शुरू हो रहा है, फिर आगे भी दूसरा जहां खत्म होता है वहां से तीसरा शुरू हो रहा है, तीसरा जहां खत्म होता है वहां से चौथा शुरू हो रहा है। तो इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, या एडजेसेंट ना बोलें तो भी साइड्स ऑफ अ पॉलीगन बोल सकते हैं। इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन
टेकन इन सेम ऑर्डर, ये बोलना जरूरी है, टेकन इन सेम ऑर्डर, then their resultant is represented by the closing side of the polygon. Closing side of the polygon taken in क्या दिखाता हूं, ऑपोजिट ऑर्डर। देखो आप यहां से ये यहां पहुंचा, उसी के बाद सेकंड वेक्टर शुरू हुआ, यहां से थर्ड वेक्टर शुरू हुआ, सबका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है मतलब जहां हेड है उसके ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल है, फिर हेड है, फिर दूसरे वेक्टर की टेल है, फिर हेड है, फिर दूसरे वेक्टर की टेल है। लेकिन जब आखिरी यहां पहुंचते हैं तो यहां हेड के बाद जो रिजल्टेंट है उसकी टेल नहीं है, हेड से रिजल्टेंट का भी हेड मिल रहा है, यानी ये ऐसे घूम के ऐसे जा रहे हैं, रिजल्टेंट उसके उल्टा घूम रहा है। रिजल्टेंट कैसे जा रहा है, ऐसे, और ये वेक्टर सारे कैसे जा रहे हैं, ये सारे ऐसे घूम रहे हैं। तो साफ आपको यहां दिखाई दे रहा है कि रिजल्टेंट ऑपोजिट ऑर्डर में है। ये जो रिजल्टेंट है वो इन सारे वेक्टर्स के ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो क्या बोलते हैं, दोबारा से एक बार सुनाते हैं। इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स are represented by the sides of a polygon taken in same order, then the resultant is represented by the closing side of the polygon taken in opposite order. इस रिजल्टेंट ने इस पॉलीगन को क्या करा है, क्लोज करा है। आपका पॉलीगन बनता रहेगा, जहां जितनी भी साइड्स बनेंगी रिजल्टेंट वो क्लोजिंग साइड उसको बंद कर देगा पॉलीगन को ऑपोजिट ऑर्डर में। इसके लिए कोई फॉर्मूला, जैसे ट्रायंगल लॉ के लिए फॉर्मूला भी था, ज्योमेट्रिकल मेथड के अलावा पॉलीगन लॉ के लिए भी फॉर्मूला भी था, पैरेललोग्राम लॉ के लिए फॉर्मूला भी था ज्योमेट्रिकल मेथड के अलावा। पॉलीगन लॉ के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, और फॉर्मूले से आप इसकी एक ये समझ लो लिमिटेशन कह लो, फॉर्मूले से आप एक बारी में सिर्फ दो वेक्टर्स का ही रिजल्टेंट निकाल सकते हो। हाँ, ज्योमेट्रिकली ऐसे आप मेजर करके निकालना चाहो तो बात अलग है, बट बाय यूजिंग फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट ओनली द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एट अ टाइम। एक समय पर आपके पास सिर्फ p वेक्टर और q वेक्टर को का रिजल्टेंट निकालने का ही फॉर्मूला होता है, जिसमें हम वो लिखते हैं अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। पढ़ रखा है फॉर्मूला सब बच्चों ने। तो अब आपका यहाँ पर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी खत्म होता है और पूरा वेक्टर एडिशन खत्म हो जाता है। अब आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स सिखाते हैं, और ये पॉलीगन लॉ का बस आपको स्टेटमेंट जरूर याद रखना है, नोट्स में लिखा हुआ है। जहां पर एडिशन खत्म हो रहा है सबसे आखिरी में पॉलीगन लॉ ही लिखा है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन शुरू होता है। तो हम बढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो अब हम बच्चों को सिखाते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है जी, सामने लिखा है, एडिशन हमने सीख लिया है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सिखाते हैं। और जिन बच्चों ने एडिशन सीख लिया है उनके लिए सब्ट्रैक्शन करना बहुत आसान है। देखें, सबसे पहले हम बनाते हैं एक वेक्टर। चलो यहां बना देते हैं, यहां इजी रहेगा बनाना। ये आपने एक वेक्टर बना दिया, ए टू बी एक वेक्टर बनाया पहले की तरह ही, नाम उसका p रख दिया। दूसरा वेक्टर भी बनाते हैं,
ये आपने दूसरा वेक्टर बना दिया। A to C, इसका नाम रख दिया है Q। अब तक आपके पास अगर ऐसे दो वेक्टर्स होते थे तो आपको उनको ऐड करना सिखा दिया जा चुका है, यानी रिजल्टेंट निकालना। बोलते हैं ऐड, लेकिन निकालते हैं रिजल्टेंट। अब अगर आपसे कहा जाए कि आपको फाइंड आउट करना है P माइनस Q, अब आप बोलेंगे कि जब वेक्टर्स ऐड नहीं होते तो सब्ट्रैक्ट कैसे हो सकते हैं? वेक्टर्स का तो रिजल्टेंट मालूम किया जाता है। तो इसी से ये बात आसानी से समझ में आ सकती है। आप लिखेंगे पहले इसको ऐसे, ये हो गया P वेक्टर, और प्लस करने के बाद ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे ये। दोनों का मीनिंग एक ही है, क्योंकि जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये प्लस और माइनस के मल्टीप्लाई होने पर आपको फिर से यही मिलेगा। लेकिन जब आपसे स्पेशली कहा जा रहा है कि P और Q को ऐड नहीं करना, P में से Q को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहली लाइन आपको ये समझ लेनी चाहिए कि P में से Q को सब्ट्रैक्ट करने का मीनिंग है कि P में ऐड करना है Q का नेगेटिव। यानी अब आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है किस किस का? P वेक्टर का और Q वेक्टर के नेगेटिव का। तो ये बात अगर कॉन्सेप्ट पहले समझ लें तो करने जो हम करने जाएंगे अब उसमें बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। जब आपसे P वेक्टर में से Q वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जाए कि P माइनस Q करो, तो आपने पहले बात ये समझ लेनी है कि आपने P में से Q माइनस नहीं करना, P में ऐड करना है Q का नेगेटिव। और P में Q का नेगेटिव ऐड करने का मतलब यह है कि वेक्टर्स तो ऐड होते नहीं है, एडिशन के बजाय आपको क्या निकालना है? रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट किस किस का निकालना है? अब आपको P वेक्टर का और Q वेक्टर का नहीं, Q वेक्टर के नेगेटिव का। यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मींस यू हैव टू फाइंड आउट resultant of P and negative of Q। तो जब आपको P और Q ऐड करने के लिए कहा जाए, इस बात को अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें कि जब आपको P और Q को ऐड करने के लिए कहा जाए तब आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है P और Q का। रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है P और Q का जब आपको उनको क्या करने को कहा जाए? ऐड। लेकिन जब आपको उनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि हम अब सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं, आपको P और Q को सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जाएगा तो आपको फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट। फिर से रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, लेकिन अब की बार P और Q का नहीं, P और Q के नेगेटिव का। अब सिखाते हैं P और Q के नेगेटिव का रिजल्टेंट कैसे पता चलता है। आपके पास ये डायग्राम है जिसमें P और Q है और उनके बीच का ये एंगल भी है। मैंने बताया था दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनके बीच का एंगल पक्का गिवन होता है। लेकिन आपको तो P और Q के रिजल्टेंट नहीं निकालना है, आपको P और Q के नेगेटिव का रिजल्टेंट निकालना है।
तो मैं दिखाता हूं बच्चों को कि कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। इसके लिए मैं इस ए पॉइंट को थोड़ा सा यहां लिख रहा हूं डायग्राम प्रॉपरली समझने के लिए। सबसे पहले Q का नेगेटिव बनाना है आपको। और जब हमने पहले दिन वेक्टर्स शुरू किया था तो आपको एक टॉपिक जरूर पढ़ाया था, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वेक्टर की, जिसमें आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। और मैं याद दिला देता हूं एक बार शॉर्टकट में कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या था कि आपके पास अगर एक वेक्टर ऐसे बना है जिसका नाम हमने ए रखा है अगर, तो उस वेक्टर का नेगेटिव का मतलब होगा एक दूसरा वेक्टर जो उसके बिल्कुल इक्वल भी हो। इक्वल तो होना ही चाहिए, इक्वल मतलब उसकी वैल्यू बिल्कुल सेम, यानी मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम, यानी लेंथ बिल्कुल सेम, लेकिन डायरेक्शन अगर इसका ईस्ट है तो इसका वेस्ट, बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में बने हुए वेक्टर को, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन को, पहले वाले वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कहा जाता है। ये बात आपको प्रॉपर्टी में वेक्टर शुरू कराने के समय बताई गई थी। तो अब आपको इस डायग्राम में, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो जिसमें P और Q गिवन है, एंगल उनके बीच का गिवन है थीटा, इस डायग्राम में आपको माइनस Q बनाना पड़ेगा। पहले माइनस क्यू बनाना पड़ेगा क्योंकि P में से Q को सब्ट्रैक्ट करने का ऑर्डर मिला है, और P में से Q को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है P और नेगेटिव ऑफ Q यानी माइनस Q का रिजल्टेंट निकालना है। उसका रीजन आपको बता दिया यहाँ, माइनस का मतलब ये और एडिशन ऑफ माइनस Q का मतलब P और माइनस Q का रिजल्टेंट। तो सबसे पहले दिखाते हैं माइनस Q कहां बनेगा। ये लो जी, यहां से आपको एक और वेक्टर बनाना होगा, ये हो गया आपका एक और वेक्टर। अब आप देख रहे हो इस पॉइंट को मैं नाम रख देता हूं, पॉइंट का नाम रख देता हूं मैं डी। ए से सी तक जो वेक्टर बना है वो Q है, तो आपने ए से डी तक एक वेक्टर बना दिया है जो उस Q के बिल्कुल इक्वल और ऑपोजिट है, इसलिए इस वेक्टर को क्या कहा जाएगा, माइनस Q। तो ए से सी तक का वेक्टर के बिल्कुल इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर बना दिया आपने एक और वेक्टर, तो वो Q वेक्टर का नेगेटिव होगा। और अब आपको इस P और Q का रिजल्टेंट नहीं निकालना है, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं निकालना है। मैंने Q के ऊपर क्रॉस लगा दिया कि इस Q के साथ आपको इस P का रिजल्टेंट नहीं निकालना है। अब आपको P के साथ इस माइनस Q का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, और उसके लिए आपको इन दोनों वेक्टर्स में पैरेललोग्राम लॉ यूज करना होगा। कैसे करेंगे पैरेललोग्राम लॉ यूज, दिखा देते हैं। ये आपका एक वेक्टर बनाते हैं यहां से, ये जो आपने रेड कलर से वेक्टर बनाया है ये माइनस Q के इक्वल भी है और पैरेलल भी। और फिर एक वेक्टर और बनाया जाएगा,
ये बना दिया, ये वाला वेक्टर तो माइनस क्यू के इक्वल और पैरेलल बन गया, और ये वाला वेक्टर पी के इक्वल एंड पैरेलल बन गया। अब आपने जैसा पैरेललोग्राम ऊपर कंप्लीट करते थे वैसा पैरेललोग्राम ऊपर कंप्लीट करने के बजाय नीचे की तरफ कंप्लीट करा है। बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आपको P और इस वाले Q का रिजल्टेंट नहीं निकालना है, क्योंकि ऑर्डर मिला है सब्ट्रैक्शन का। अब आपको P और इस वाले यानी माइनस Q का रिजल्टेंट निकालना है, तो आपने इन दोनों को वेक्टर मान के पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। और अब P और माइनस Q के बीच में एंगल देख रहे हैं, मैं एंगल यहां दिखाता हूं। जब आप इस वाले P और इस वाले माइनस Q का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो एंगल भी उनके ही बीच का लेना पड़ेगा, और एंगल उनके बीच का क्या होगा वो सब बच्चों को मालूम है। मैं यहां लिख रहा हूं ब्लू कलर से ही, जिससे डायग्राम में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, कंजस्टेड सा ना हो जाए। ये जो एंगल के लिए मैंने मार्क लगाया है ब्लू कलर से, उसको मैंने यहां लिख दिया है, क्योंकि ये पूरा जो कंप्लीट एंगल है वो स्ट्रेट एंगल होने की वजह से 180 है, और अगर इस एंगल को आपको थीटा गिवन है तो ये बचा हुआ एंगल 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि आपको तो जिन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना होता है उनके बीच का ही एंगल चाहिए होता है। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या पता लगाते हैं वो भी दिखा देता हूं मैं बच्चों को। रिजल्टेंट निकालने के लिए हम पता लगाते हैं क्या, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। बता रखा है सबको, लो जी ये आपका बन गया डायगोनल। ये डायगोनल इन दोनों वेक्टर्स का, किन दोनों का, इस वाले P और इस वाले माइनस Q का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये बना दिया आपने R। ये R जो आपको दिख रहा है ये किस किस का रिजल्टेंट है, P का और Q के नेगेटिव का। अब आपको इस R को फाइंड आउट करने के लिए बहुत लंबी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, ना डिराइव करने की जरूरत है। आपको इस R का फॉर्मूला याद है, अब तक हो जाना चाहिए। मैं लिख के दिखा देता हूं। आपको एक फॉर्मूला लिख के बताया था, डिराइव करके बताया था। ये फॉर्मूला किसका था, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का। दोबारा लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। इसके लिए आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था आर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए, अंडर रूट पी स्क्वायर, पी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस क्यू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस P का मैग्नीट्यूड और Q का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। ये आपको मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताया था पैरेललोग्राम लॉ में भी, और ट्रायंगल लॉ में भी यही फॉर्मूला था, लेकिन पैरेललोग्राम बन रहा है तो हम पैरेललोग्राम को याद करके ऐसा पहले से जानते हैं। लेकिन ये किस किस के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड था, ये तो P और Q के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड था, क्योंकि आप वहां उन्हें ऐड करने को कहा गया था।
अब आपको रिजल्टेंट किसके बीच का निकालना है? फाइंड आउट रिजल्टेंट ऑफ P एंड नेगेटिव ऑफ Q, यानी इस P और इस माइनस के लिए। तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज होंगे मैं दिखाता हूं। उस चेंज वाले को ऐसे लिख देता हूं मैं, ये हमारा नया फॉर्मूला बनेगा। अंडर रूट P का मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही रहेगा, Q का मैग्नीट्यूड भी ऐसे ही रहेगा। अब बच्चे बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे, सारे नहीं तो कुछ तो बोलेंगे ही, है ना, कुछ तो बच्चे कहेंगे, बच्चों का काम है कहना या पूछना। तो कहेंगे भाई आप तो Q के बजाय इस माइनस Q की बात कर रहे हो, हम तो रिजल्टेंट P और इस माइनस Q का फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये माइनस Q में माइनस साइन सिर्फ किसके लिए आया है? बड़ा बड़ा लिखता हूं, डायरेक्शन के लिए। इन दोनों वेक्टर्स का क्या चीज सेम है? डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, लेकिन सेम क्या चीज है? इस Q और इस Q का लेंथ बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। बताया था नेगेटिव तभी कहा जाएगा जब दोनों वेक्टर्स की लंबाई सेम हो। लंबाई क्या चीज होती है? मैग्नीट्यूड। तो याद रहे, चाहे वेक्टर Q हो या माइनस Q, मैग्नीट्यूड दोनों माइनस Q का भी और प्लस Q का भी सेम रहेगा। इसलिए यहां पर जब आप P के जगह P का मैग्नीट्यूड और Q की जगह Q का मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो मैग्नीट्यूड में माइनस साइन नहीं लगेगा, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए लगता है। इसलिए यहां पर आपका प्लस ट्वाइस P का मैग्नीट्यूड भी वैसा ही और Q का मैग्नीट्यूड भी वैसा ही, यानी इतने पोर्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे आप P और Q को ऐड कर रहे हो या P और Q को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे आप P और Q का रिजल्टेंट निकाल रहे हो, चाहे आप P और नेगेटिव ऑफ Q यानी माइनस Q का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। मैं यहां तक के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, बस जो चेंज आएगा वो यहां होगा। कॉस के आगे आपको यहां थीटा नहीं लिखना है, क्योंकि थीटा आप तब लिखते हो जब आप इस P और इस Q का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो उनके बीच का एंगल लेते हैं। लेकिन अब तो आप इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं निकाल रहे हो तो ये एंगल नहीं लेना। अब आप P और माइनस Q का रिजल्टेंट निकाल रहे हो तो एंगल आपको ये वाला लेना है उन दोनों के बीच का, और ये वाला एंगल मैंने पहले ही बताया था, ये लिखा है। यानी जो चेंज आया है वो सिर्फ और सिर्फ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के बीच में आया है, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर्स Q वेक्टर का ऑपोजिट होने पर, उसमें माइनस साइन होने पर मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। डायरेक्शन ऑपोजिट होने से सिर्फ दोनों के बीच का एंगल बदल गया है, जिससे आपका फॉर्मूला बनेगा ये। वैसे का वैसे ही चल रहा है अभी भी फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब आएगा चेंज। एक फॉर्मूला बच्चे याद रखें, साइड में लिख रहा हूं, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहां पर ब्रैकेट के अंदर माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। cos 180 थीटा की वैल्यू, ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये माइनस साइन यहाँ मल्टीप्लाई में दिखे, वरना अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपको लगेगा Q में से मैंने cos थीटा को माइनस कर दिया है। ये सब चीजें 2P Q और cos थीटा ये आपस में मल्टीप्लाई में है, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया है। तो ये फॉर्मूला बच्चों को याद रखना है। जो मैथ्स पढ़ रहे हैं उनको तो cos, sin,
tan सबके 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा वगैरह वगैरह ये सब याद करवाए ही जाएंगे। लेकिन जो मैथ्स नहीं भी पढ़ रहे हैं, 11th में ऑप्शनल होता है क्योंकि बायो ले लेते हैं, तो उनको ये फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा। जैसे आपने बचपन में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखा है, ये भी याद रख लो आज के बाद। cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। अब इसकी जगह आपने अगर माइनस कॉस थीटा डाला है तो आपका जो फाइनली फॉर्मूला बनेगा, यहां लिख देता हूं मैं, r का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ये अंडर रूट लगा दिया, क्या आएगा आपका p के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस q के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और आगे फॉर्मूले में जब आप ये माइनस साइन यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आपको इनको सही अरेंजमेंट ऑर्डर में लिखना है, तो यहाँ -2 ट्वाइस ऑफ p वेक्टर का मैग्नीट्यूड, q वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos थीटा बन जाएगा। ये आपका फॉर्मूला आ चुका है। किसका फॉर्मूला? रिजल्टेंट का। किस किस का रिजल्टेंट है ये? P और नेगेटिव ऑफ Q का रिजल्टेंट है ये। और फॉर्मूले में फर्क देख रहे हैं? जरा ये फॉर्मूला देखो और ये फॉर्मूला देखो, दोनों फॉर्मूले में जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। दिख रहा है सब बच्चों को? यहां प्लस के बजाय माइनस लिख दिया गया है। तो ये आपके पास सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला तैयार हो गया। लेकिन ये P और नेगेटिव ऑफ Q के रिजल्टेंट का सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड। अभी आपको इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी पता लगाना है। डायरेक्शन के लिए क्या करना है और क्या उसका फॉर्मूला होगा, वो आज की क्लास में नहीं करवाया जा रहा है, क्योंकि ये क्लास देखने के बाद बच्चे एक बार अपने आप ट्राई करेंगे रिजल्टेंट का फॉर्मूला फाइंड आउट करने का। ट्राई बोल रहा हूं, और ट्राई करके उस फॉर्मूले को कॉपी पे लिखकर मुझे उसका पिक्चर क्लिक करके भेजेंगे। नेक्स्ट क्लास में तो मैं पढ़ाने ही वाला हूं डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ P एंड नेगेटिव ऑफ Q, यानी सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो रिजल्टेंट आया उसका डायरेक्शन भी, उसका फॉर्मूला डिराइव भी कराया जाएगा। लेकिन एक बारी बच्चों को ये मौका दिया जा रहा है कि वो अपने इस लेक्चर के कॉमन सेंस के हिसाब से और पिछले पैरेललोग्राम वगैरह लॉ से वो सीखा हुआ है, उसमें डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं उसके हिसाब से पता लगाने की कोशिश करेंगे। ऑनेस्ट ट्राई होना चाहिए। और नेक्स्ट क्लास आने से पहले, मुझे ये क्लास देखने के बाद और नेक्स्ट क्लास आने से पहले आपको काफी टाइम मिलता है, उससे पहले मुझे पिक क्लिक करके भेजेंगे। जो नहीं कर पाएंगे या कुछ गलती वलती होगी तो वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट की जाएगी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वहां डिटेल में पढ़ाया जाएगा। वो चिंता ना करें कि आपको करने के लिए दे दिया और क्लास में डिस्कस नहीं होगा, क्लास में होगा, बट फिर भी थोड़ा सा खुद करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चों का, जो बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं रिजल्टेंट के लिए नेक्स्ट क्लास में, और बच्चों के लिए एक छोटा सा ये टास्क है, सारे बच्चे उसको करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।